नमस्कार। अनुभूति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे भाषा के विभिन्न रूप या भाषा के विभिन्न स्वरूप क्या क्या है। पहले वीडियो में हम लोगों ने भाषा क्या है या उसकी परिभाषा को जाना था, तो अभी हम देखेंगे कि भाषा के भिन्न रूप क्या क्या है। तो भाषा के विभिन्न रूप और शैलियाँ होती है, जिन्हें हम जैसे कि सामान्य भाषा, साहित्यिक भाषा और परिनिष्ठित भाषा आदि नाम से जानते हैं या ऐसा नाम दिया जाता है। तो इसके अतिरिक्त भाषा का एक अन्य रूप भी होता है जिसे प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है। तो भाषा का अन्य एक रूप है प्रयोजनमूलक भाषा। और भाषा के मुख्य रूप बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हम अभी देखेंगे। पहला है सामान्य भाषा। तो भाषा के जिस रूप का प्रयोग जनजीवन में दैनिक कार्यकलापों और गतिविधियों के लिए होती है उसे सामान्य भाषा कहा जाता है। यानी कि क्या है, सामान्य भाषा वो है जो दैनिक हम जो कार्य करते हैं या जो गतिविधि होते रहते हैं उस समय जो जिस भाषा का व्यवहार करते हैं वो है सामान्य भाषा। और यह एक व्यक्ति की मातृभाषा अथवा प्रथम भाषा होती है। सामान्य भाषा जो है वो मातृभाषा के अंतर्गत आ जाता है या प्रथम भाषा के अंतर्गत आता है, और दूसरे शब्द में हम इसे सामान्य भाषा ही कह सकते हैं। सामान्य भाषा का रूप दिया जाता है। नेक्स्ट है साहित्यिक भाषा। तो साहित्य के क्षेत्र में यही भाषा अधिक प्रचलित होते हैं, यानी कि साहित्य के लिए साहित्यिक भाषा का प्रयोग ज़्यादातर होता रहता है। तो सौंदर्यानुभूति साहित्यिक भाषा का एक लक्षण है। जहाँ सौंदर्य की अनुभूति होगा वो क्या है, साहित्यिक भाषा के लक्षण के अंतर्गत आएगा। उसका लक्षण क्या है, साहित्य की जो भाषा है उसमें सौंदर्यबोध होना चाहिए, और साहित्य भाषा हमेशा क्या है, चमत्कारी होती है। और यहाँ व्यंग, हास्य, विनोद, मुहावरदारी साहित्य भाषा के आकर्षक तत्व होते हैं। यानी कि भाषा कैसी होनी चाहिए, जैसे कि विनोद प्रधान होनी चाहिए, और विनोद के साथ ही साथ उसमें हास्य, मुहावरेदार या साहित्यिक भाषा से आकर्षक होना चाहिए। तो इसी भाषा में लक्षणा, व्यंजना और अलंकारिकता का समावेश भी होना चाहिए। और अपने मनोभाव को काव्य रूप देने के लिए साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि साहित्यिक भाषा वो है जहाँ हम अपने मनोभावों को साहित्य का रूप देते रहते हैं। और नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। तो यह भाषा किसी विशेष प्रकार की भाषा नहीं होती है। राष्ट्रभाषा कहने से क्या है, ये एक विशेष प्रकार की भाषा नहीं है, अपितु किसी प्रदेश की भाषा अथवा बोली विशेष का विकसित रूप है। यानी कि किसी एक प्रदेश की जो भी भाषा है वो जो विकसित होती है तो वो क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। जो भिन्न क्षेत्रों को पार कर सार्वजनिक क्षेत्रों में पहुंचकर राष्ट्रभाषा होने का गर्व प्राप्त करते हैं। यानी कि किसी भी क्षेत्र से बाहर निकल के वह सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी कि सार्वजनिक यानी कि वो है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जो जिस भाषा को सभी जानते हैं उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। और यह भाषा देश में सर्वाधिक प्रचलित होती है, और राष्ट्रभाषा सुगम होता है और देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करवाती है। और यह भाषा अलग अलग जाति, धर्म, प्रदेश और परंपराओं को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखती है। यानी कि राष्ट्रभाषा वही होती है जो किसी भी धर्म या प्रदेश या परंपरा को एक साथ जोड़ के रखते हैं। और इसी भाषा का व्यवहार लगभग पूरे देश में होता है और अधिकांश लोग इसे समझते हैं। यानी कि देश के अधिक अंश के लोग इस भाषा को समझते हैं। और राष्ट्रभाषा के निर्माण में संपूर्ण राष्ट्र का योगदान होता है, यानी कि संपूर्ण देश का योगदान इसी भाषा के अंतर्गत होता है। जैसे कि राष्ट्रभाषा के लिए काका कलेलकर ने कहा है, तो या उनके अनुसार क्या है, राष्ट्रभाषा को हम और भी कई नाम दे सकते हैं।
बहुत नाम दे सकते हैं, जैसे कि उसको सबकी बोली कहेंगे, यानी कि हर कोई बोलते हैं इसीलिए सबकी बोली कहेंगे। कौमी ज़बानी कहेंगे। कौम यानी कि देश की जो है ज़बानी, यानी कि हर एक व्यक्ति की मुंह से निकली हुई बातें कहेंगे। हृदय की भाषा कहेंगे, यानी कि ये दिल से निकलने वाली भाषा है, या स्नेह की भाषा, या प्यार की भाषा, या एकता यानी कि एक की भाषा कहेंगे। और सबसे बढ़कर स्वराज्य भाषा कहेंगे। स्वराज्य यानी खुद के राज्य की भाषा कहेंगे, वो क्या है? राष्ट्रभाषा है। ये इम्पोर्टेंट है, हाँ, राष्ट्रभाषा। और फिर राष्ट्रभाषा के बहुत सारे लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है, जो भाषा राज कर्मचारियों के लिए सरल हो। राज कर्मचारियों के लिए ये सरल होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, ख क्या है, जिस भाषा के द्वारा भारतवर्ष के परस्पर धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार निभ सके, यानी कि जिस भाषा के अंतर्गत भारतवर्ष के सभी धर्म या अर्थनीति या राजनीति जुड़ा हुआ हो। और नेक्स्ट लक्षण होगा, देश के अधिकांश निवासी इसे बोलते हो। राष्ट्रभाषा के ये गुण है। और नेक्स्ट है, वो भाषा राष्ट्र के लिए सरल हो, यानी कि देश के लिए उस भाषा को सरल होना होगा, तभी वो राष्ट्रभाषा कहलाएगा। और राष्ट्रभाषा देश के जनगण की भाषा होती है। वो जनमानस की अभिव्यक्ति और उसकी भौतिक आवश्यकता को पूरा कर सकती है, यानी कि हर एक जनता की भाषा होती है और सभी जनगण अपनी अनुभूति को यहाँ प्रकट करते हैं। 4 नंबर पॉइंट है संपर्क भाषा। तो किसी भी राष्ट्र के लिए संपर्क भाषा का होना अति आवश्यक होती है। और संपर्क भाषा किसी भी व्यक्ति, राज्य, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप में द्विपक्षीय भाषिक संबंधों के बीच भावात्मक एवं व्यवहारिक कड़ी का महत्वपूर्ण काम करती है। और यह भाषा व्यक्ति से, राज्य से और राज्य केंद्र से तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित करते हैं, यानी कि संपर्क भाषा का अर्थ क्या है? जो भी भाषा किसी व्यक्ति या राज्य या राष्ट्र के साथ संबंध बनाए रखते हैं उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। और 5 नंबर पॉइंट है राजभाषा। तो यह भाषा राज्य के अथवा देश के बहुतम द्वारा बोली जाती है, लिखी जाती है और समझी जाती है। तो राजभाषा नीरस और सूचना प्रधान होती है। सूचना प्रधान होनी चाहिए। और राजभाषा का अस्तित्व शासन करने की शक्ति पर, सत्ता पर निर्भर करता है। जो शासन करते हैं या जिसका शासन चलता है उसी के ऊपर ये निर्भर करता है। और इसका प्रयोग क्षेत्र शासन, न्यायपालिका और कार्यपालिका तक सीमित रहता है। न्यायपालिका और कार्यपालिका तक ये राजभाषा सीमित होती है। और आचार्य नंदुलाल बाजपेयी ने कहा है कि राजभाषा उसे कहा जाता है जो केंद्रीय और प्रादेशिक सरकारों द्वारा पत्र व्यवहार, राज कार्य और अन्य सरकारी लिखी पढ़ी के कार्य में लाई जाती हैं, यानी कि कार्यालय की जो भी भाषा है, केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार की जो भी भाषा है वो राजभाषा कहलाती है। अभी हम जाएंगे लास्ट में मानक भाषा। मानक भाषा अथवा परिनिष्ठित भाषा। तो मानक शब्द से अभिप्राय यह है कि किसी भी वस्तु, विषय या संदर्भ का वह परिनिष्ठित तथा श्रेष्ठ रूप जो अपने आप में एक आदर्श हो, यानी कि मानव या परिनिष्ठित क्या है? वह अपने आप में आदर्श होना चाहिए। किसी वस्तु के संदर्भ में ज्ञान होने चाहिए। और भाषा के मानक रूप को किसी भी सरकारी पत्र व्यवहार, शिक्षा, राजकाम तथा सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर
किए गए प्रयोगों में देखा जाता है। यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में इस भाषा का व्यवहार होता है और भाषा अपने आदर्श रूप में स्थापित होकर जनसंपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। ये जनसंपर्क की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है तो उसे मानक भाषा कहलाते हैं। और मानक शब्द अंग्रेजी के स्टैंडर्ड शब्द के पर्याय रूप में प्रयुक्त होता है। और यह कह सकते हैं कि किसी समाज, राज्य या देश के प्रतिनिधि भाषा के सर्वमान्य रूप को मानक भाषा या आदर्श भाषा कहा जाता है। यानी कि किसी एक समाज हो या राज्य हो या प्रदेश की जो भी भाषा होती है उसे मानक या आदर्श भाषा कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया है कि भाषा के भिन्न रूप क्या क्या है। आप लोग ध्यान से पढ़िए।